आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वीडियो का पूरा स्वरूप समझा देता हूँ। मैंने इसमें 4 से 5 सब्सक्राइबर्स के अच्छे रिप्लाई दिए हैं और उनके बने हुए क्वेश्चंस, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ वीडियो में, जिससे कि आपको भी समझने में सुविधा हो। दूसरे सब्सक्राइबर और दूसरे व्यूअर्स भी उसमें अच्छे से वो क्वेश्चंस को समझ सकते हैं जो उन्होंने पूछे हैं, और उसके आंसर को अपने नॉलेज में जोड़ सकते हैं, जिससे कि उनको कोई परेशानी ना हो भविष्य में। और इसके अलावा एक इंस्ट्रक्शन दे दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट्स में 1 मिनट के लिए, और वो एक फिलोसफिकल संदेश है जो आप लोगों को शायद समझ में भी आया हो या नहीं आया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन वैसा होता है। और उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस भी किए हैं कुछ सब्सक्राइबर ने, और उसमें से मिस्टर आशीष जी हैं। उन्होंने ये पूछा है कि सर क्या इस तरह से हो सकता है, अगर होता है तो वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति जो 25 साल की उम्र का है, उससे नीचे का, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो इतनी बड़ी सोच रखता होगा कि इस वीडियो को समझे। आप सब्सक्राइबर के आंसर दे करके लीव कर सकते हो ये वीडियो। आशीष जी का आंसर देने के लिए मुझे यहाँ ये कह दूँ कि 25 प्लस लोग ही उसको कुछ समझ पाएंगे, और जितनी ज़्यादा एज आगे है उसको फील कर सकते हैं। तो यदि आपकी मर्जी है तब भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आपके लाइफ का जो ड्यूरेशन है, पीरियड, उसको समझते हुए मैं मानता हूँ कि आप शायद उसको नहीं समझ पाएँ। लेकिन यदि तब भी आप समझ लेते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। और जो व्यक्ति फिलोसफिकल बात नहीं समझ पाते, वो उस आंसर को ना सुने, वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं अपने सब्सक्राइबर के आंसर सुनने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने इसीलिए इन एडवांस कह दिया है। वो आंसर सुनने के लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। और यदि समझ आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको वो आंसर समझ आया या नहीं। और इस विषय को मैं समझ सकता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं वो अच्छे से समझ सकेंगे और पसंद भी करेंगे। वो विषय बाइक का सपनों में आकर के किस तरह से संदेश देता है दूसरी दुनिया के माध्यम से, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। और वो एक्सप्लेनेशन आपको पूरी तरह से कन्विंस कर देगा। सोचने के लिए फिर कोई आंसर और क्वेश्चन किसी भी तरह से नहीं रह जाएगा आपके दिमाग में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो व्यक्ति इंटरेस्टेड हैं वो आगे लास्ट के कमेंट को देखें आंसर में, अदरवाइज क्विट कर जाएं। आज की वीडियो में मैं अपने सब्सक्राइबर्स के कुछ चंद क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो में अपने आंसर्स को सुन लिया कीजिए, क्योंकि कुछ आंसर ऐसे होते हैं, ये दूसरों के लिए भी एक लेसन है, जो कमेंट से समझ नहीं आते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी वीडियो बनाऊँ या ड्यूरिंग रीडिंग कमेंट, मैं उनको वहीं विचार लेता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर रिटर्न में देने योग्य है या उनको प्रैक्टिकली समझाने के योग्य है। तो मैं वहीं बता देता हूँ कि ये आपको वीडियो में समझा दूँगा। तो मैं इसलिए करता हूँ जिससे कि मैक्सिमम नॉलेज आप लोगों को पहुँच सके। तो इसीलिए ये दूसरों के लिए भी सबक है कि यदि मैंने अपने टाइटल्स में लिखा है सब्सक्राइबर्स रिप्लाई, तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें, क्योंकि इसमें कई ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप लोगों को भी परेशान करते हैं। तो चलिए मैं
बताता हूँ 3-4 सब्सक्राइबर्स के आंसर। साइमन क्रिश्चियन जी हैं, ये पूछते हैं कि जो पेट्रोल टैंक है उसमें अगर काफ़ी देर तक पेट्रोल खड़ा रहे तो ये क्या लॉन्ग टाइम के लिए टैंक को डैमेज कर सकता है? साइमन जी बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने टूटी ऑयल भी इसमें मिक्स किया होता है, और जब टूटी ऑयल और पेट्रोल मिक्स हो जाते हैं आपस में तो एक हल्का सा ना चिपचिपा पदार्थ भी हो जाता है मिक्स होके, जो कि डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब भी आप टैंक खोलेंगे तो देखेंगे उसके अंदर थोड़े से रस्ट पार्टिकल्स हैं, और वो अगर टूटते हैं और तो टूट के वो नीचे बैठेंगे और टूटी ऑयल उसको निकलने नहीं देगा, नीचे ही बिठा के रखेगा। और सूखा यदि आपने रखा है तब भी कंपनी ये कहती है कि ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर गाड़ी को आपने रखना है तो इसको टैंक को पूरा खाली करके इसमें जंग ना लगे, इसमें 2-4 बूंद या एक चम्मच ही मान लीजिए, 1 स्पून टूटी ऑयल डाल के उसको शेक कर दें टैंक को, ताकि उसके दीवारों तक अच्छे से कोने कोने में पहुंच जाए। क्योंकि जो मॉइस्चर होता है वो किसी भी तरह से अगर अंदर गया तो वो जंग का रूप ले सकता है, जबकि जंग प्रोटेक्शन कोटिंग उसके अंदर होती है, लेकिन फिर भी बाइक की टैंक जो है ख़राब हो सकती है। तो यदि आपने पेट्रोल उसमें लॉन्ग टाइम तक रखना है तो उसको निकाल दें। वैसे जनरली 20-25 दिन तक के लिए भी रखिए, अगर आप रहेंगे तो वो इतनी जल्दी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं होगा ख़राब। क्योंकि मैंने इस गाड़ी के अंदर भी पेट्रोल पूरा हटा रखा है, जब स्टार्ट करनी होगी तो मैं डाल के आपको दिखा दूंगा। और इसके अंदर होता ही है कि यदि आप सूखा रखते हैं टैंक, तो सूखे में क्या है कि जैसे सेम वही पोजीशन है कि अगर कोई पेड़ से पत्ते झड़ते हैं पतझड़ में, तो सूखे पत्ते आराम से वो बिना गंदगी फैलाए कलेक्ट किए जा सकते हैं। अगर वही पत्ते पानी और मिट्टी के कीचड़ में अगर ख़राब हो गए तो वो स्पेस भी ख़राब कर देंगे। तो सिमिलरली बाइक के टैंक को भी इसी तरह से समझिए कि अगर रस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर गिर गए टूट के और सूखा है तो वो आपको ब्रश से भी निकल आएगा, लंबे ब्रश से, पतले पेंटिंग ब्रश जो होता है। और अगर उसमें कोई गाद चिपक गई है, ग्रीस या ग्रीसी जैसा हो गया है, तो उसको मुश्किल है छुटाना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। लंबे टाइम तक के लिए अगर आपने रखना है तो उसको निकाल दें पेट्रोल को। शॉर्ट टर्म के लिए महीना भर भी मान लीजिए तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा, और टूटी ऑयल ऊपर से ना डालें। चलिए दूसरे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन लेते हैं। गोपाल जी हैं, इनका काफ़ी टाइम से आया हुआ है। तो ये बोलते हैं कि एक बड़ी ही अजीब बात है इनके बाइक के साथ, जो आप लोगों के साथ भी हो सकती है। इनके साइलेंसर के अंदर ही मफलर टूट गया। देखा, मैंने कहा था ना, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं जो मैंने कभी आज तक सुनी नहीं है। तो ये हो सकता है कि इन्होंने थोड़ा सा टाइम रहते ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब सर्विसिंग होती है तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने में इनका कारीगर साइलेंसर को ना खोले, क्योंकि बिना साइलेंसर की सर्विस किए हुए ये बाइक ठीक तरह चलेगी नहीं। और साइलेंसर सर्विस में आता है, और साइलेंसर जब सर्विस में आएगा और अगर वो समझदार कारीगर है तो उसके साइलेंसर को साफ करके भी लगाएगा। स्पष्ट है कि उनको इंटीमेट भी किया गया होगा
अगर उसने किया है साफ़ तो कि सर ये अब जाली चेंज करने योग्य है, जो मफलर है वो आप जल्द से जल्द चेंज करा लें। हो सकता है उन्होंने सोचा हो चल जाए, या ध्यान ही ना दिया हो, या ये भी हो सकता है कि उस कारीगर ने देखा ही ना हो और बताया ही ना हो, और जब निकाला तो वो टूट गया। या ज़्यादा यूज़ कर लिया कि चलो भाई करते रहो, पता है वो साइलेंसर है, पतली जाली होती है, कच्चा लोहा होता है, एक वो उसकी एज होती है, एज होने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो हो सकता है उन्होंने कहा कि भाई जब तक चलता है चलाए जाओ। तो ये सारी बातें आपकी केयरलेसनेस और आपकी केयरिंग दोनों को बयां करती है कि आप कितना ध्यान रखते हैं। आप टाइम रहते अगर उसको सही करा लेंगे, या आपको लगता है कि अब ज़्यादा जुगाड़ वाली बात हो जाएगी ज़्यादा लंबे टाइम तक, तो उसको आप नया रखवा लीजिए करवा के। तो अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि वो फंस के टूट गया। टूटने का मतलब है उसके दो पीस हो गए, और स्पष्ट है कि वो दो पीस होने के बाद जो अंदर का पीस है वो इतनी आसानी से नहीं निकलेगा जितनी आसानी से आप सोच रहे हो, क्योंकि वो जल के चिपक गया होगा। क्योंकि ये पदार्थ जो है आपका जलने के बाद जो थिक जो टूटी ऑयल होता है ये चिपका भी देता है। जैसे कार्बन कैसे चिपक जाता है, हम उसको झाड़ेंगे नहीं निकलता, उसको खुरचा जाता है। जैसे कढ़ाई से मलाई खुरची जाती है ना दूध की, इसी प्रकार से उसको खुरच के निकाला जाता है पेचकस से, या उसकी तरह से कोई टूल हो उससे खुरच खुरच के निकाला जाता है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है चिपकने की, तो वो लोहे को चिपका के आपके साइलेंसर में बैठ गया। तो अब आपको करना क्या है, आपने दो चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपको खड़ी गाड़ी से ही निकालना है तो कोशिश कीजिए कि वो वैसे ही निकल जाए। आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर ले लें बड़ा वाला, जैसे मैं आपको सैंपल के लिए दिखा देता हूँ। ये स्टार और माइनस दोनों हैं। आप इसको माइनस के पोजीशन पे लेकर पीछे से हैमर चलाएं उसको कॉर्नर से, हल्का हल्का, और बहुत तेज़ ना लगाएं जिससे कि डेंट ना पड़े, ये उसको छील देगा। और हो सकता है कि आपका काम बन जाए। और उसके जितने भी रिमेनिंग वेस्ट हैं जो चिपके हुए हैं उनको अच्छे से साफ़ करा लें, नहीं तो वो दूसरे साइलेंसर के लिए भी जो नया लगाएंगे उसको सेट होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नहीं, अगर आपको दिक्कत ज़्यादा है तो बैंड पाइप से आप पूरा अपना साइलेंसर खुलवाएं, बैंड पाइप भी साफ़ कराएं और उसको उल्टा कर दें। उल्टा करने के बाद सन की लाइट में देखें, अगर आपको दिखता है तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर चैम्बर आ जाते हैं दो। चैम्बर के बाद तो आपको सन नहीं देखने देगा क्योंकि चैम्बर अटक जाता है, गोल चैम्बर होता है। मैंने पीछे अपनी वीडियो में वीडियोग्राफी करके दिखा रखा है। साइलेंसर के अंदर जाली जो है एक हद तक आगे तक जाती है, उसके बाद वो दीवार से अटक जाती है और वो आपको रोशनी भी वहीं तक ही जाएगी। तो उस केस में क्या करना है कि आपने देखना है कि अंदर से पूरी तरह से वो उतर गया है या नहीं। तो उसके लिए आप अपना मोबाइल से टॉर्च लगा के देखें, लेकिन वो फेल है। तो करना ये होगा कि आपको ये फोकस टॉर्च लेनी पड़ेगी, ये 100 मीटर तक जाती है। और इसको वेरिएशन ऐसे करते हैं, इसको पीछे से ऑन किया, आप पर्दे पे देखें, आप देख रहे हैं कितनी शार्प है। और मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये मैंने जूम कर दिया, ये मैंने फोकस कर दिया। तो इससे मैंने, अगर मैंने 100 मीटर भी देखना आगे तो आपको पेड़ में लगा हुआ आम भी दिख जाएगा, चमगादड़ भी बैठे हुए दिख जाएंगे, लेकिन नॉर्मल टॉर्च से नहीं दिखेंगे। तो इसी से आपने उसके साइलेंसर को देखना है, और साइलेंसर जो है जाली से पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद बिल्कुल क्लियर दिखेगा। मैंने इसकी एक छोटी सी वीडियो बनाई है जो मैं इसी वीडियो में अभी अटैच कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं वो जाली के बावजूद भी एक बीच में छोटी सी रॉड अटक रही है जिसको हम पेच का, सॉरी, प्लास से खींचते हैं जाली को।
उसके बावजूद भी अंदर ये दिखा रही है। तो इस तरह से आप फोकस टॉर्च को लेकर के आप चेक कर लें और पूरी तरह से उसको क्लीन कर लें। एक मेरे सब्सक्राइबर है जिनके चैनल का नाम है ऑल इन वन। ये पूछते हैं कि सर टूटी का फ्लो जो है वो कितना होना चाहिए। मतलब मैंने पीछे कई वीडियोस बनाई थी जिसमें टूटी का एक महत्व बताया था कि कैसे कैसे खोलना चाहिए, और ये आपके कारीगर को बहुत अच्छे से पता रहता है, अगर वो परफेक्ट है इसका काम करता था, कि फ्लो कैसे आ रहा है, पंप सेटिंग कैसे करनी है। देखिए, मैं उस चीज़ के लिए आपको एग्जैक्टली रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं कोशिश ये करूँगा वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लिंक चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, यदि मैंने दिया हुआ है तो आप देख लें। मेरा कारीगर यहाँ पे आया हुआ है पीछे, 3 साढ़े 3 साल बातें पुरानी है वो, तो मैंने वीडियो चढ़ाई भी थी। तो उससे मैंने कहा था एज़ यूजुअल कि पंप की चेकिंग करो। तो उसने पाइप निकाल के पंप को चेक किया है, कार्बोरेटर से पाइप हटा के फिर पूरा चेक करके उसमें दोबारा से लगाया है। पूछा है मैंने क्या स्टेटस है, तो उन्होंने बोला है कि बिल्कुल ठीक है। तो वो पर स्टॉक के हिसाब से खड़ी गाड़ी में, आइडल गाड़ी में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह निकल रहा है और कैसे निकल रहा है। वो प्रैक्टिकली आप देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी मैं इसके लिए यही कहूँगा कि ये मैं नहीं बता सकता इतना एग्जैक्टली, आपको वीडियो बताएगी। और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा हुआ है, कि जब बाइक स्टार्ट रहती है लगभग ये मान के चलें कि 30 सेकंड में या 15 सेकंड के बीच में वो एक बूंद निकल जाती है। उसके बाद उसको फिर पहुँचो, वो फिर शुरू हो जाती है निकलना। और उसके बाद अगर हम एक्सिलरेट करेंगे स्पीड पे, तो वो उसके अनुपात यानी कि उसके रेशो में निकलती जाएगी बढ़ बढ़ के। ये सेटिंग होती है। पहले ये लोग आइडल सेटिंग करते हैं, फिर उसके हिसाब से उसकी आइडलिंग देखते हैं कि कैसे निकल रही है, तब वो तय करते हैं हाँ पंप रिस्पॉन्ड ठीक तरह से कर रहा है। तो चलिए, इस तरह से मैंने आपका सवाल का भी जवाब दे दिया है। अब कोई चैनल है टेक वाला गुरु, ये पूछते हैं टूटी ऑयल पंप रिपेयर एंड सेटिंग। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। देखिए, कोई भी व्यक्ति, मैं इतना ज़रूर समझता हूँ आप लोग मैच्योर हैं सारे के सारे, और मुझे भी अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं कहाँ तक आपको नॉलेज दे सकता हूँ। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली उनको करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसके लिए आपको वर्कशॉप में जाना पड़ेगा, वहाँ समझना पड़ेगा। और उस चीज़ का ये मतलब चैनल उस तरह से डिस्प्ले करता नहीं है मेरा। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, जो कि 99% आपको हेल्प कर जाता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से सारी चीज़ें होती देखी हैं। एक बताना और एक वीडियो में समझाना, दोनों एक अलग सिनेरियो हैं, लेकिन वीडियो से देख करके भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपका और हम लोगों का विषय नहीं है। वो जो काम करते हैं ये उनका विषय है। मैंने जहाँ तक आपको समझाया है और प्रैक्टिकली भी करके दिखाया है, वो अपनी नॉलेज से किया है। मैंने कोई किसी चीज़ पूछी नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज पूछी है देखने समझने के लिए कि भाई ये होता है तो क्यों होता है, बस वो अपने पास रखी है या रखी थी तो आपको शेयर कर दी। अब आपने पूछा है कि ये टूटी ऑयल का पंप कैसे रिपेयर होता है, ये हर बंदा कर भी नहीं सकता, चाहे जितना निपुण हो, स्किल हो उसमें। ये बात ध्यान रखना, एक बार पंप छिड़ गया
उसकी बार बार सेटिंग कराते रहोगे, अगर वो कारीगर ढंग का नहीं है तो वो चीज़ ना छिड़वाना। पहले कन्विंस हो जाओ अपने आप कि ये वास्तव में अब सर्विस नहीं दे रहा, तो मैं इसको हाथ लगवाऊं। तो ये रिस्क भी लेके चलना कि हो सकता है ये ख़राब भी हो जाए और परफॉर्मेंस अच्छी ना दे, और ज़्यादा टाइम तक उसकी रबड़े ना चलें। ये हमेशा ध्यान रखना अपने माइंड में। और अगर अच्छा परफेक्ट कारीगर है और कॉन्फिडेंस है आपको कर जाएगा, तो आप करवा सकते हैं। इसमें क्या है, आप किसी और यूट्यूबर्स की वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब में हो सकता है और औरों ने बनाई हो, लेकिन मैं उसके लिए कैपेबल नहीं हूँ कि मैं उसकी वीडियो बना के आपको दिखाऊं। हाँ, अगर मेरे टेक्नीशियन ने कोई RX 100 पकड़ी तो मैं उसको बोल दूंगा कि यदि आप इसकी सर्विसिंग करते हैं तो मेरे को एक बार ज़रूर बुलाएं, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। या उनके पास अगर कोई ओल्ड पड़ा है और मेरे यहाँ पे सर्विस करने आते हैं तो मैं उनको कह दूंगा कि उसको भी ले आओ और उसकी सर्विसिंग के लिए कुछ पॉइंट्स हमें बता दो, तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो मना नहीं करेंगे, वो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से मैंने आपको जवाब दे दिया सर। अब हमारे कोई संदीप राज जी हैं, वो कहते हैं कि सर बाइक में RX 100 में डिस्क ब्रेक सेटअप बहुत से लोग कर रहे हैं, और आपकी क्या राय है इस विषय में। वो मेरी राय जानना चाहते हैं, मुझसे प्रैक्टिकल नहीं चाहते, क्योंकि वो समझदार हैं, क्योंकि मैं ये काम करता नहीं हूँ। राय ज़रूर दे दूँगा। देखिए, जो मेरे अपने कारीगर हैं उनमें से एक ने लगा रखी है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो मेरे सामने ही कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे कि मैंने इसके ऊपर उसके ऊपर मैंने डिस्क ब्रेकें लगाई हुई हैं। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि वो डिस्क ब्रेकें उसमें उन्होंने किसकी लगाई हुई हैं, लेकिन वो लगाते हैं। तो इतना ज़रूर पता है कि देखिए, ये बाइक जो है विदाउट डिस्क ब्रेक आई थी, ड्रम ब्रेक के साथ आई है, और इसका इंजन हाई स्पीड है, ठीक है। इसकी ग्रेड पिकअप जो है उसके साथ इसकी ये वाली जो ब्रेकें हैं ये कंट्रोल में आ जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये कंट्रोल में नहीं आती, आती हैं। मैंने भी इसको इतना चलाया हुआ है। जो डिस्क ब्रेक हैं उसका बेनिफिट ये है कि वो आपको वो ज़्यादा सिक्योरिटी देती हैं स्पीड में। लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि यदि आप लोग डिस्क ब्रेक इसमें लगाते हैं, ठीक है, आप लगवा सकते हैं, कई लोग उसमें फिट करके चलाते हैं, आप उसकी ब्रेक अच्छे से परफेक्टली ग्रिप में रख सकते हैं और इससे बेटर परफॉर्मेंस दे सकती है। लेकिन मैं शुरू से ओरिजिनल चीज़ों से छेड़छाड़ करने के अपोजिट, यानी कि विरोध करता हूँ। तो मैंने ऐसा कुछ ना किया है, ना फ्यूचर में ऐसा उम्मीद है कि मैं करूँगा, क्योंकि कंपनी ने ये बना के दी है तो मैं इसी में ही खुश हूँ। क्योंकि मेरी स्पीड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, स्पीड जो है ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली होती थी, रोड के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होती थी। कहीं बीच में कट तो नहीं है, थोड़ा हाईवे वाला रोड है, लोकल सड़कें तो नहीं है, कहीं बच्चे बच्चे घूम रहे हों, या फिर कैसे व्हीकल्स उस पर चलते हैं, कितने फास्ट चलते हैं, ये सारी डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। तो आप उसके अकॉर्डिंगली इस ब्रेक पे विश्वास कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको शॉर्टली ये बता दूं, पीछे की ब्रेक इतनी हो या ना हो परफेक्ट, लेकिन आगे की ब्रेक आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। और इसकी अपनी ब्रेक्स 80 के आसपास बिल्कुल परफेक्ट काम करती है, तो आपको ज़रूरत क्या है 100 तक ले जाने की।
100 तक तो वहाँ ले जाएंगे ना जहाँ सड़कें मांगेंगी नहीं ब्रेक। 80 पे तो ये खुद ही टेस्टेड है, आपको खुद एक्सपीरियंस होगा। और ये जो सेटिंग आगे दे रखी है जिससे आप लोग सेट करते हैं, बस होता ये है कि चलते चलते इसके ब्रेक शूज चिकने हो जाते हैं। उस चीज़ को आपने सर्विसिंग में, हर सर्विसिंग में, हर तीसरे महीने की सर्विसिंग में साफ़ कराना है रेग मार से, बिल्कुल सही चलते हैं। और साथ में उसकी जो नट दे रखा है वो टाइट करके रखना है और फ्री ना हो। जहाँ सेटिंग घिसती चली जाएगी उतना ऊंचा करते जाओ, सेट होता चला जाएगा वो। तो एक आपको मेजरमेंट मिल जाता है कि मेरे को 80 की स्पीड पे सेटिंग होती जा रही है, और अंततः वो जब सर्विस में जाएगा तो बता देगा कि इससे नीचे नहीं जाएगी, ये फुल आ गई है। ये जो स्ट्रेंथ है ये अभी जितनी जाएगी ये यहाँ तक आ सकती है। अभी इसकी 1 इंच और नीचे है, ये पूरा यहाँ तक जब आ जाएगा तो ब्रेक शूज को घिस गया। और ज़्यादा जल्दी है तो इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया करो यहाँ से, ये जो एरिया है 1 गिलास पानी डाल दो जल्दी में। ब्रेक आपकी एकदम ऐसे लगेंगी कि बाइक आगे से खड़ी हो जाएगी। तो उसमें कोई इशू नहीं है, लगाने वाले लगा लेते हैं इसकी भी। मेरी ओपिनियन ये है, मैं इसमें मना नहीं करूँगा, आप ज़रूर लगवाएं। लेकिन मैं अपनी बाइक में नहीं लगवाऊंगा। आप लोग चाहें तो लगवा सकते हैं, मेरी ओपिनियन है आप लगवाएं, क्योंकि डिस्क ब्रेक इससे मच बेटर होती है। और मैं इसको चला चुका हूं तो इसलिए मुझे 80 के आसपास इसको लगाने का स्टाइल पता है किस तरह से लगती है, और मैंने अपने चलाने का एक्सपीरियंस भी बता दिया है, उस हिसाब से एकदम ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपके क्वेश्चन का भी जवाब दे दिया है। और बीच में आपको ये भी बता दूं, आप लोग जितनी भी वीडियो रिकमेंड करते हैं बनाने के लिए और क्वेश्चंस के आंसर पूछते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर आपको सही लगते हैं तो आप ज़रूर बताएं, या उनसे कोई आपको सही नतीजा पहुंचा है, नतीजे पे पहुंचे हैं तो ज़रूर बताएं। उससे होता ही है कि आदमी को ये पता चलता है जो मैंने शिक्षा दी आपको अपने एक्सपीरियंस की, वो आपको ठीक पहुंची है, और उससे आपको थोड़ी नॉलेज ही मिली है। आप अदर चैनल्स भी देखते होंगे, मुझे नहीं पता, उसमें मेरी तरह तो शायद कोई समझाता नहीं होगा। वो लोग टेक्निकली म्यूज़िक बहुत शोर मचाते हैं, और कई लोग तो उसके अंदर पूरी मशीनरी खोल के दिखाते रहते हैं। वो तो कारीगरों के काम है, उसमें आपको क्या लेना देना। कारीगर भी घुसे हुए हैं इन वीडियोस में, लेकिन उनका विषय है वो, उनमें कुछ एक टॉपिक है तो ठीक है आपसे रिलेटेड कि कैसे करना है। लेकिन आप जब यदि उनकी पूरी सेटअप पे जाते हैं तो RX 100 को एक तरह से समझा जा सकता है, लेकिन एक सवाल के लिए आप उसको याद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कहोगे कि मैं इंजन खोल के बांध दूंगा, नॉट पॉसिबल। वो जिसका काम उसी को साझे, कहावत है ना। तो ये वही लोग कर सकते हैं और उन्हीं लोगों का ये विषय है। हम लोग केवल एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि इस गाड़ी के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, या उसकी विशेषता क्या है, कितना पार्ट चलता है, कौन से पार्ट लगाने चाहिए, कैसे चलानी चाहिए, वगैरह वगैरह। मैं उसके ऊपर आपको वीडियोस देता रहता हूँ। लेकिन अगर टेक्निकली है तो मैं अपने जितने भी टेक्नीशियंस, मेरे पास 2 टेक्नीशियन हैं, तो मैं ज़रूर उनसे सर्विस पूछ लेता हूँ, दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ ऑरली। बाकी आप देखते रहिए मेरा चैनल। और चलिए, इस तरह से मैंने अपने सब्सक्राइबर के सारे जवाब दे दिए हैं, तो आगे चलते हैं। देखिए, आगे का जो मैं क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ उसके लिए मैं स्पेशली यहाँ पे एक मैसेज दे दूँ। वो एक बहुत ही डीप और फिलोसफिकल आंसर है।
कोई भी व्यक्ति जो 25 साल से नीचे है उसको ये बात समझ नहीं आएगी, वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकता है। और उससे ऊपर का व्यक्ति समझ सकता है, और ज़्यादा उम्र का आदमी है तो वो भी और अच्छे से समझ सकता है। और जिनका ये विषय नहीं है वो भी क्विट कर जाएं। आशीष जी ने एक बात पूछी है कि आपने जो 1 मिनट की वीडियो बनाई है जिसमें ये बोला गया है कि दो वस्तुएं जिसमें एक जीवन है और एक में जीवन नहीं है, लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं आपको कैसे संपर्क कर सकती हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं वो। तो वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। जिसके पास शॉर्ट टाइम है वो वीडियो को छोड़ दे। देखिए, मैं आंसर दूंगा, आपको बहुत ही पीसफुली उसको समझना पड़ेगा। आपको कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा उस बात को समझने के लिए, और वो बात हर एक के समझ में आ सकती है। और उस बात के लिए आपका जो ध्यान केंद्र है वो फोकस में होना चाहिए। देखिए, क्या होता है, आदमी जब लाइफ जीता है तो लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें प्रकृति में हैं जो आपको संदेश के रूप में है, उसको समझना पड़ता है। आपको इस धरती को भी अगर आप समझते हैं तो इसमें आधा दिन अंधेरा आधा दिन रोशनी रहती है, लेकिन ये हमेशा चलती रहती है। उसी प्रकार से चांद भी आपको एक संदेश देता है कि लाइफ जो है दो तरह से चलती है। अगर आप धरती पे नहीं समझ सकते तो ऊपर से देख के भी समझ सकते हो कि चांद भी आपको बता रहा है, एक अंधेरा एक उजाला। उजाले को आप जीवन मान मान सकते हो और अंधेरे को आप मृत अवस्था। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये ज़िंदगी का चक्र चलता रहता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप दो लाइफ जीते हैं पूरे दिन में। एक अपने लिए जो आपके दिमाग से कंट्रोल होती है, दूसरा आपको नेचर कंट्रोल करती है। जो आधा दिन आप सोते हो 24 घंटे में और आधा दिन आप जगते हो, या वैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोग कम सोते हैं, और लेकिन प्रकृति में अदर जो क्रिएचर्स हैं वो अंधेरा में होते ही अपने अपने स्थान पे जाके सो जाते हैं। अब हम लोग जब सोते हैं तो बात अब पॉइंट पे आएगी, तब आपका जो माइंड है, दिमाग, वो सही उसी कंप्यूटर की तरह चला जाता है जैसे कि वो भी स्लीप में चला जाता है। वैसे ही आप सो जाते हो। अब आपके दिमाग को जो है रेस्ट मिल रहा है, आप सो चुके हो, लेकिन आपके सोने के बाद आपके दिमाग पर आपका कंट्रोल नहीं रहता। अब कुछ चीज़ें ऐसे दिमाग में प्रवेश करती हैं जिसको आप सपने के रूप में देखते हैं, और उन चीज़ों से आप एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो, जिसको कि मैंने सेकंड वर्ल्ड बोला है उस वीडियो में। अब यहाँ दो बातें आती हैं। सपने वही होते हैं जितने दायरे में आप सोचते हो। बियॉन्ड सोच आपका जो सपना है बहुत कम आपके माइंड में आता होगा। आप एक एग्जांपल लीजिए, बहुतों के लोग जो अपने ख़ानदान में, अपने परिवार में, साथियों में, दोस्तों में जीते हैं, एक समय आता है दोस्त, साथ, परिवार उसको छोड़ता चला जाता है,
और वो जिसे आप कहते हो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। वो लोग तो है ही नहीं। वो क्या हो गए? वो तो मैंने बताया ना, दो रूप लाइफ के, उजाला अंधेरा। अंधेरे में चले गए, यानी कि मृत अवस्था में है। मृत अवस्था क्या होती है? एक स्टेशनरी चीज है, वो बोल नहीं सकती। लेकिन क्या कारण है कि वो दोस्त, वो माता पिता, या वो आदमी जो कभी हमारे साथ रहता था, वो सपनों में कैसे आ जाता है? आता है ना। आप उसी अवस्था में उसके पास पहुंच जाते हो। पहुंच जाते हो। आपका माइंड ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि मैं इस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, ये आदमी तो फला टाइम में ये दुनिया छोड़ के जा चुका है, लेकिन आप उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड दे रहे होते हो। सिमिलरली, जो जीव, यानी कि जिनमें जीवन है, और निर्जीव जिनमें जीवन नहीं है, वो चीज़ें भी आपके ध्यान में आती हैं। आप किसी भी चीज़ को प्यार कर सकते हो, सोच सकते हो उसके विषय में। आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, वो 10 साल पहले बिक चुकी होती है, लेकिन उस 10 साल से आप उसको रह रहे होते हैं और छोड़ चुके होते हैं। भले ही आपकी ट्रांसफरेबल जॉब हो, या परिवार का बाद में विघटन होना, कुछ भी कह सकते हो। तो वो जो मकान है, वो जो हाउस है, वो आपके लिए एक जीता जागता उदाहरण नहीं है। वो एक निर्जीव वस्तु है। वो भी आपके सपने में आती है। वो कैसे आती है? क्योंकि आपके हाथ में आपके दिमाग का कंट्रोल खो जाता है उस वक्त। आपको नेचर अपने आप डील करती है। कोई ऐसी दूसरी दुनिया है जो संदेश पहुंचाने का काम करती है। और ये बात फैक्ट है कि वो चीज़, वो वस्तु आपको इसी तरीके से संदेश पहुंचाती है। वो वस्तु जो है, जो मैंने वो लाइन बोली थी कि कोई मुझे तुमसे चुरा रहा है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो मैंने एग्जाम्पल दी है वैसा होता है, सबके साथ होता है। तो जब हम जाग जाते हैं, उजाले में आ जाते हैं, तो हम कैसे अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं और काम पे चल जाते हैं। लेकिन इंसान जो है, कहाँ से आता है कहाँ जाता है, ये एक अलग एक टॉपिक है। बट इंसान जो है, उस नेचर को भी जानता है जिसके हाथ में वो चला जाता है। ऐसा क्या होता है कि कई बारी उस नेचर का इतना बड़ा रोल है आपके दिमाग पे कि कई बारी आप सीढ़ी गिरते गिरते उड़ जाते हो, कि लगता है कि मैं तो गिरने वाला था, बच गया, सपना था। या ऐसा हो रहा होता है कि एकदम से कुछ गलत हो रहा है, वो सपने में देखे जा रहे हो, आप परेशान हो, बेचैन हो, पसीना आ रहा है, एकदम से जब आप हड़बड़ा के उठते हो तो आप असली दुनिया में आ जाते हो। कैसे आ जाते हो? उस दुनिया में कैसे चले जाते हो? और वहां मिलता क्या है आपको? कई लोग कहते हैं ना, मेरे बुजुर्ग, मेरे फला आदमी मेरे सपने में आया, लेकिन वो तो इस दुनिया को छोड़ के 20 साल पहले ही जा चुका है, 10 साल पहले ही जा चुका है। वो कैसे आ गया? लेकिन उसने कुछ संदेश दिया होता है। अब कई जगहों में कुल देवियाँ होती हैं। आप मैसूर में जाएंगे, मैसूर पैलेस देखेंगे, तो उसके ऊपर हाइट देखेंगे पहाड़ पे, वहाँ पे कुल देवी है, उनका मंदिर है राजा के लिए, कुल की रक्षा करती हैं, उनका मानना है ऐसा। तो कैसे होती है सारी रक्षाएं?
कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ सपने में आती हैं उनका मानो तो महत्व है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार से जो स्टेशनरी चीज़ें हैं जिनमें जान है ही नहीं और आप उनसे प्यार करते हो, वो अपना संदेश आपको कैसे दे सकती हैं? यदि वो आपको जीवित होती तो आपसे बात करती। तो इसी प्रकार से आपको ज्ञान पड़ता है कि भाई, या जान पड़ता है कि मुझे कोई संदेश सपनों के द्वारा दे रहा है, और आप उसकी सिक्योरिटी में लग जाते हो। आपको आपकी बाइक ने स्टेटस बता दी है, आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या मतलब आप बाइक ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। कोई औरत अपनी ज्वेलरी से प्यार कर सकती है, उसके लिए मर मिटने को तैयार हो सकती है। कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी के लिए मर सकता है। कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो, वो उसको प्रिय है। तो दायरा क्या है सपनों का? वो वही दायरा है जो व्यक्ति सोचता है। और कई बारी तो ऐसे लोग प्रवेश कर जाते हैं जिनसे आपको डर लगता है और डर के भागते रहते हो, क्योंकि हो सकता है उसके साथ रिलेशंस आपके ठीक ना हो। लेकिन जब आप उठते हो तो होश आता है कि मैं तो असली ज़िंदगी में अब आ रहा हूँ, वो तो सपना था। तो इस प्रकार से आप ये मत सोचना कि कोई चीज़ आपको संदेश नहीं दे सकती। जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, यदि आपकी एज 25+ अबव है, मैंने पहले ही बोल दिया, वो बाकी के लोग चले जाएं, इस वीडियो को ना देखें, तो आप इन चीज़ों को समझने लगेंगे। ऐसा होता है क्योंकि मरे हुए व्यक्ति कैसे आते हैं सपनों में? वो तो मिट्टी बन चुके, उनका कोई वजूद ही नहीं है। वो बात भी कर जाते हैं आपसे, संदेश भी दे जाते हैं। तो इसी प्रकार से उन वस्तुओं का भी जिनसे आपको लगाव है, वो भी आपको संदेश दे सकती हैं दूसरी दुनिया के माध्यम से, और यही दूसरी दुनिया है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, आप धरती पे देखेंगे या चांद पे भी देखेंगे तो नेचर एक सिंबल देती है कि जिंदगी ये है। उजाला, अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में भी उजाला आता है, यानी कि जो चीज़ मर गई है वो चीज़ भी कभी जिंदा होगी बाद में। यही जीवन का चक्र है। तो ये चीज़ों को समझने के लिए अभी आपको बड़ा होना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब आपको समझ आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके इस क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। और लाइफ में इस बात को प्राइवेसी में रखिए, डिबेट का विषय नहीं है, समझने का विषय है। तो चलिए, मैंने अपने सब विवेक से आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।